पॉलिटिक्स के बारे में कभी सोचा आपने, राजनीति के बारे में? मैं ज़्यादा नहीं कहता, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। बहुत टाइम तक ऐसा भी रहा कि जिस पे हाथ रखा वो एमएलए बना। शिक्षा की तरफ इतना रुझान, जिसके पास थाली में लड्डू हो और फिर उसे तो बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती। मैं एक बार 20 फुट गहरे खड्डे में गिर गया। कंक्रीट का बना हुआ खड्डा था, 20 फुट गहरा था। व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर शिमला? बच्चे तो आपकी डेथ हो जाएगी, बोन मैरो सूखने वाला है, आपको कितना टाइम होगा? मैंने कहा 6 महीने का। तो बोन मैरो सूखने वाला है। बार बार उम्र का वो जिक्र इसलिए करता हूँ कि आज ज़्यादा तो नहीं होगी मेरी नहीं उम्र? नहीं, ज़्यादा नहीं होगी। मतलब क्या बचपन की जो बात करो ना, सच्ची मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। वो आनंद का जीवन था, आज के बचपन में वो आनंद है। तो ये डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, बीच में मेरी फुट्टी लगी होती है। मेरे को ऐसे लगता है जैसे यार ये डॉक्टर, मैं तो कंपाउंडर रह गया। धन, ज्ञान जब भी किसी के पास आता है तो या तो अनबैलेंस हो जाता है या अधिक दिखाता है, वो किसी रूप में हो। एक कहानी ऐसी जो आपको प्रेरणा दे। आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में जय भगवान सिंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत बधाई आपको पॉडकास्ट की। बहुत अदब से, बहुत सम्मान के साथ समाज में आपका नाम लिया जाता है। मैं तो क्या कह सकता हूँ, साधारण से आदमी है, गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और आज भी मैं समझता हूँ कि मेरे पाँव हमेशा धरती पे रहते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरा परिचय अपने बारे में, अपना शुरुआती बचपन प्लीज़ सर बताएं। देखिए वैसे तो ना अनिल भाई, परिचय होता है बड़े बड़े आदमियों का, हमारे जैसे आदमियों का क्या परिचय है। मैं गांव में पैदा हुआ, फरल हमारा गांव है, वो बड़ा पवित्र गांव है। इतना पवित्र गांव है कि उसकी सीमा में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फूल नहीं चुगे जाते। गंगा में जाना तो दूर की बात है, फूल चुगे भी नहीं जाते, वही मिट्टी को इकट्ठी कर देते, तो कहते हैं राख मटली करके आएंगे। तो ऐसी जगह पे मेरा जन्म हुआ, मेरा सौभाग्य है। और परिवार हमारा धनाढ़ परिवार था अपने इलाके का, लेकिन परिवार में दान, दया और धर्म, इसके परिपाटी चली हमेशा से। 7 पुश्तों से हमारे परिवार में दान, दया और धर्म, धर्म, कर्म और शर्म, ये हमारा सिद्धांत रहा। और मैंने बुजुर्गों को देखा, उसी सिद्धांत में मैं चल रहा हूँ, और विशेष कोई ऐसी बात नहीं है। सब कुछ था। आपने बताया कि परिवार बिजनेसमैन रहा, और शिक्षा का मैं जानना चाहूँगा। फिर शिक्षा की तरफ इतना रुझान, जिसके पास थाली में लड्डू हो और फिर उसे तो बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी जो शिक्षा का आपका डॉक्टर आपके आगे लगा हुआ है। देखिए मेरे जो परदादा थे, वो मेरे पिताजी को बताया करते थे कि बेटा मेरे को सारी उम्र इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे संस्कृत नहीं आती। अगर मेरे को संस्कृत आती तो मैं सारे ग्रंथ पढ़ता। उनकी इतनी भक्ति भावना उनके अंदर थी कि मैं सारे ग्रंथ पढ़ता। बेटा कभी मौका लगे ना तो शिक्षा का, तो शिक्षा जरूर प्राप्त करना जितनी हो सके। लेकिन ऐसा रहा, हमारे पिताजी का सौभाग्य, वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। 5वीं तक का गांव में स्कूल था, पुराने ज़माने की बात है, आज से 100 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनके अंदर भी ये अपने दादा वाली बात रही कि अगर मेरे को मौका मिला अपनी औलाद को पढ़ाऊँगा। और देखिए हमें मजबूरी में बिजनेस में आना पड़ा, और जैसे 10वीं की बिजनेस में आ गए। लेकिन उनका सपना था कि बच्चे जरूर पढ़ें। हमारी तीनों भाइयों की भी इच्छा थी कि हम जरूर पढ़ें। जैसे बिजनेस में मैं आया, एकदम बहुत बड़ा बिजनेस था यहाँ, और छोटी उम्र थी, और वॉल्यूम बहुत था बिजनेस का, और सारे डिपार्टमेंट, राइस मिल था हमारा, तो टाइम लगा। लेकिन मन में रहा कि नहीं, अगर मेरे परदादा ने ये कहा है और मेरे पिताजी भी मेरे को कह रहे हैं कि पढ़ना है, तो मेरे को मौका लगा तो पढ़ूंगा। फिर मैंने यहाँ पे मैट्रिक के बाद, मैट्रिक करके बिजनेस में आया था मैं, फिर मैंने यहाँ बीए की। बीए करके मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मन में इच्छा रही कि यार ये तो कुछ भी नहीं, बीए क्या होता है। तो फिर मैंने लॉ की। लॉ करने के बाद फिर अपने बिजनेस में इतना लगा कि मैं भूल ही गया कि मैंने आगे भी पढ़ना है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही, प्रभु की इच्छा रही होगी कुछ ऐसी, कि मैं एक बार 20 फुट गहरे खड्डे में गिर गया। कंक्रीट का बना हुआ खड्डा था, 20 फुट गहरा था। मैं गिरा और कुछ ऐसा रहा कि बाकी तो बच गया, छोटी मोटी टूटी कोई बात नहीं, ये बाजू टूट गई। बाजू टूटने पे
बड़े बड़े जैसे एक ना पैसे वालों को ये नशा होता है कि मैं बड़े अस्पताल में इलाज कराऊं, बड़े में कराऊं, छोटे में नहीं कराऊं, सिंपल फ्रैक्चर। हम चले गए वहाँ दिल्ली में, 7 स्टार कहते थे, पता नहीं उसने क्या किया डॉक्टर ने, जब तक मेरे को होश रहा तब तक तो वो खड़ा रहा। मेरे को लगता है मेरे बेहोश होने के बाद वो जूनियर को कह के चला गया होगा, यार कर देना, क्या है, सिंपल है। वो बाजू नहीं जुड़ी। 7 6 महीने स्टार हो गए। से बाजू नहीं जुड़ी। हाँ 6 महीने हो गए। हम्म। 6 महीने बाद जब मैं चेक कराने गया, दूसरे डॉक्टर कहते व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर सिंगला, ये बाजू तो आपकी डेड हो जाएगी, बोन मैरो सूखने वाला है, आपको कितना टाइम हो गया? मैंने कहा 6 महीने। कहते बोन मैरो सूखने वाला है, जल्दी से ऑपरेट कराओ। फिर वही रहा, मेदांता में चले गए। हम्म। मेदांता में गए तो डॉक्टर बहुत अच्छा था, नो डाउट, कुरुक्षेत्र का लड़का था, बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत तो मेरी काम कर रही थी। वो बाजू जो है ना उसने जोड़ तो दिए, लेकिन ये बाजू डेड हो गई। कुछ ऐसी नस, पता नहीं कौन सी नर्व दबी, बाजू से डेड होने के बाद मेरे को डिप्रेशन हो गया। और देखो हाँ, सारा दिन हंसने खेलने वाला आदमी, इतना डीप डिप्रेशन हुआ कि जैसे आदमी मर जाए। लेकिन लोगों ने कहा उसकी दवाई ले लो, उसकी दवाई ले लो। हम देवी के पुजारी हैं, हमारे परदादा ने ये रीत शुरू की थी, हमारी देवी में बहुत आस्था है। मैंने कहा ये देवी अगर तूने ठीक करना तो कर दे, मैंने दवाई से नहीं ठीक होना। मतलब मेरे को जिद हो गई, मैंने दवाई से नहीं ठीक होना, दवाई लेनी नहीं, जो मर्जी हो जाए, ना ठीक हो कोई बात नहीं, इसी से पुल ऑन करूँगा। अगर देवी देवता को ये लगता है कि यार ये तो ऐसे हो गए पागल, मेरे को थोड़ी होना है। उन्होंने फिर एक दिन रात को मेरे को, हमारे परिवार में देवी का आगमन रहता है, क्या जाओ इस बाजू से बैठ के लिखो। पर मैं लिखूँ, हाथ मेरा ऐसे, मैंने कहा इससे कैसे लिखूँगा मैं, या तो डैडी कहती जाओ इसी से लिखूँगा। और मैं एग्जैक्टली मेरे को याद है, मैं ऐसे टेबल पे गया, मैंने ऐसे ना ऐसे करके ये ऐसे पेन लगाया और मैं टेबल पे रख के बैठ गया। सेमी कॉन्शियस था मैं। जब मेरे को होश आया, मैंने 4 पेज लिख दिए। वो मेरी जीवन की साहित्यिक यात्रा की शुरुआत थी। उससे पहले मैंने ज़िंदगी में एक भी लाइन नहीं लिखी थी कभी। हमारा ताल्लुक ये, हम तो बिजनेसमैन फैमिली से थे। मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद देवीय चमत्कार कुछ इस तरह की हाँ, आपने वो वो पुस्तक जो पहली थी हम्म। उसका नाम है देवीय चमत्कार, मैं और मेरा मेरा परिवार। परिवार। तो वहाँ से उसने क्या, मैं लिखता गया, डिप्रेशन दूर होता गया, मैं लिखता गया, डिप्रेशन दूर होता गया। और देखिए मेरे लिखने की स्पीड इतनी बनी कि 6 महीने में मेरी 18 किताबें आ गई। लोगों को लगा कि ये किससे लिखवा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जब पढ़ा तो लगा नहीं यार ये तो कोई नहीं लिख सकता। कभी गांव की बात करता है, कभी माँ की बात करता है, कभी पिताजी की बात करता है, कभी समाज की बात करता है, कभी समाजी बुराइयों की बात करता है। और कोई विधा ऐसी नहीं जिसमें नहीं लिख पाया उसने। मैं अपनी किताब में हमेशा ही लिखता हूँ कि मैं आभारी हूँ उस दैवी शक्ति का जिसने मुझे इस उम्र इस मोड पे लिखना सिखाया। कविता भी लिखवाई, लघु कविताएं भी लिखवाई, शॉर्ट स्टोरी भी लिखवाई, लॉन्ग स्टोरी भी लिखवाई, उपन्यास भी लिखवाया, संस्मरण भी लिखवाए, बुजुर्गों के ऊपर, परिवार के ऊपर, सारा कुछ। और आज मेरी 62 पुस्तकें आ चुकी हैं। फिर ये जब पुस्तकें, मैं बात, ये शिक्षा की बात हो रही थी, तो मैं साहित्यिक सम्मेलनों में जाता तो मुझे वो चीफ गेस्ट के तौर पे बैठाते। तो ये डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, बीच में मेरी फुट्टी लगी होती। मेरे को ऐसे लगता है जैसे यार ये डॉक्टर, मैं तो कंपाउंडर रह गया। क्या कहेंगे लोग, ये कहाँ डॉक्टरों के बीच में बैठे, 4 5 डॉक्टर, ये बंदा यहाँ बैठा है। मैंने कहा भाई मैं भी डॉक्टरी करूँगा, मैं PhD करूँगा। तब मेरी उम्र जो है ना 67 के करीब थी। फिर मैंने MA की, MA के बाद फिर मैंने PhD की, और मेरे को अब 3 साल हो गए मेरी PhD, मेरे को डिग्री अलॉट हो गई। तो आप ये देखो कि 70 साल क्रॉस करने के बाद मैंने PhD की डिग्री ली। आपने साबित कर दिया कि एज जस्ट अ नंबर है ना। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने इतनी सारी पुस्तकें, साहित्यिक और स्टोरीज बताई, नॉवेल्स बताई, क्या पारिवारिक किसी का भी इस तरह का बैकग्राउंड रहा, या ये जो ईश्वर की जो कृपा नहीं, हुई? हमारे यहाँ तो परिवार में किसी ने एक लाइन, शिक्षा का प्रचार प्रसार ही नहीं था। गांव में 5वीं तक का स्कूल था, वो भी उस टाइम नहीं, 5वीं तक भी नहीं बच्चों को पढ़ाते थे। हमारा धनाढ़ परिवार होने के नाते ना बच्चे शुरू से दुकान पे बैठना सीख जाते थे, बिजनेस करना सीख जाते थे। 5वीं तक भी हमारे परदादा ने ज़्यादा जोर लगाया, उन्होंने अपने बच्चों को 5वीं तक कराया। हमारे स्कूल में कोई जो अग्रवालों का लड़का था 5वीं में नहीं पढ़ा। लेकिन हमारे परिवार में ये बुजुर्गों की इच्छा रही कि नहीं, वो कहते थे हमेशा कि भाई शिक्षा के व्यर्थ तो मनुष्य पशु समान है, हमेशा ये कहते।
शिक्षा के बगैर। और मैं एक और मज़ेदार बात बताऊँ, मैं जैसे मैं बिजनेस में आज पढ़ा ना, लोगों ने कहा क्या है, अरे क्या सेठ ये तो इतना बड़ा आदमी हो गया, लड़के स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा, ये क्या उम्र है, क्या उम्र है पढ़ने की, काम मिल गया है ना, उज्ज्वला वहाँ जाकर वहाँ आवारागर्दी करेगा, कॉलेज स्कूल में पढ़ाई पूरी कुछ नहीं होती, आवारागर्दी कराए हैं, क्या लड़कियाँ छड़ेगा और क्या करेगा। पिताजी का नाम ये पढ़ेगा, और मेरे को उन्होंने स्कूटर दिलवाई। उस टाइम हमारे कॉलेज में इकलौती स्कूटर थी मेरी। क्या बात है। वो जमाना बड़ा सस्ता जमाना था, आई एम टॉकिंग ऑफ 72। तो उन्होंने कहा नहीं मेरा लड़का पढ़ेगा। और मैं उस स्कूटर का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरे लेक्चर जो है ना, क्योंकि मैं बिजनेस में था, मेरे लेक्चर शॉर्ट हो जाते थे। हर एक प्रोफेसर देता ये लड़का अच्छा है, देखो बिजनेसमैन है तो स्कूटर पे आता है, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ उनको, तो उन्होंने मेरे लेक्चर पूरे कर देने। क्लास में मैं हमेशा सेकंड आया, फिर भी कम लेक्चर अटेंड करने के बावजूद मैं क्लास में सेकंड रहा। और मैंने परिवार में ये दिखाया कि अगर पढ़ना चाहे तो बच्चा पढ़ सकता है। उसका ये रिजल्ट हुआ कि मेरा छोटा भाई भी पढ़ा, वो यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहा, उससे छोटा वो भी पढ़ा, कि परिवार में एक बन गई रीत। लेकिन हमारे खानदान में जो दूसरे लोग थे ना, उनमें से एक दो ही बीए कर पाया, सिर्फ एक परिवार हमारा वो पढ़ा, बाकी तो सब, इतना बड़ा खानदान था हमारा, शिक्षा की वैल्यू नहीं समझी। आज वो रोते हैं, आज मेरे को देखते हैं ना, दे फील कि भी हमारे से कोई गलती हो गई, हमें भी पढ़ना चाहिए था। सारे होशियार थे, अपने काम में कारोबार में थे, लेकिन ये नहीं है कि बिजनेस में आने के बाद आदमी पढ़ नहीं सकता। ये जो गलतफहमी है ना लोगों को। और हमारे यहाँ क्योंकि पढ़ाई नहीं थी तो लिखने का तो सवाल ही नहीं था, साहित्य में किसी की कोई रुचि नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, 2 लाइनें भी कभी नहीं लिखी, 2 लाइन भी, हमारी लाइन ही नहीं थी। तो हो सकता है ऊपर वाले ने सोच रखा हो कि तेरे से ये भी करवाना है काम, और वैसे तो लिखेगा नहीं, इसको बीमार करो, डिप्रेशन लाओ, डिप्रेशन में से निकलेगा तो ये लिखेगा कुछ, उसकी रचना क्या कह सकता है। आपने ये सारी चीज़ें जो बताई, चाहे साहित्यिक हैं चाहे सामाजिक हैं, परिवार का अपने अभिभावकों को मतलब किस रोल में देखते हैं, ये सारी जो चीज़ें आपके अंदर हैं, अपने माता पिता को किस तरह से आप याद करते हैं? आप पढ़े लिखे आदमी हो, यू बिलीव इन डीएनए। डीएनए क्या होता है? राइट। संस्कार जो है पेरेंट्स ना से जो वो आते हैं। तो मैंने पढ़ा ना हमारे परिवार में दान दया धर्म, धर्म कर्म शर्म, इसकी परिपाटी रही। तो बुजुर्गों से मेरे खून में भी आ गई। पढ़ाई की उनकी इच्छा अधूरी थी, उन्होंने इच्छा अपनी लागू की, हमने मान लिया, वो हमारे अंदर आ गई। तो इसमें मेरा योगदान नहीं है, ये सब बुजुर्गों की दी है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। हमारे ब्लड में जो था वही मेरे ब्लड में। एक आपको व्यक्तित्व के रूप में लोग देखते हैं, बड़े सम्मान के साथ बात करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बचपन की अपनी कुछ चीज़ें बताएं कि क्या कैसा रहा बचपन, आज जिसको लोग इतना सम्मान देते हैं, वो उन्होंने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया? मेरा आज बचपन तो ना प्रभु कृपा से बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि धनाढ्य परिवार से थे, परिवार में सारे सुख साधन थे। लेकिन गांव में जब तक रहे तो गांव के बच्चों में हमारे बच्चे में कोई अंतर नहीं बता सकता था, कोई नहीं बता सकता ना। परिवार ने सिखाया तो ये गरीब का लड़का है, ये किसान का लड़का है, ये उसका लड़का है, ये कुम्हार का लड़का है, सुनार का, किसी ने नहीं सिखाया। अगर गांव में जाएंगे, पढ़ाई स्कूल में जाएंगे तो वही कपड़े मेरे होंगे, वही चप्पल मेरी होगी, ये नंगे पैरी होंगे तो सारे नंगे पैरी होंगे। और शादी ब्याह में अगर होंगे तो सबके जैसे कपड़े सिलते थे हमारे भी सिलते। परिवार ने कभी ये नहीं सिखाया कि ये छोटा है तू बड़ा है, कभी नहीं सिखाया, ना उन्होंने कभी अपने जीवन में किया। तो हमारा परिवार का जो मेरा बचपन जो था ना, बड़ा मजे में गुजरा, बहुत आनंद में। अरे उस टाइम का क्या बचपन की क्या जिक्र करूँ, कई एपिसोड बन जाएंगे। माता पिता को बच्चों की फिक्र ही नहीं थी। शाम को जब अंधेरा हो जाता तो फिर बच्चों को गिनते थे कौन आया कि नहीं आया, उससे पहले वो गिनते नहीं थे, डर ही नहीं था कोई, ना किडनैपिंग का डर था, ना कोई डर था, लाइट होती नहीं थी। और देखो चांद की चांदनी में हम लोग खेलते रहते थे, चांद की चांदनी में, और गली में कभी ठोकर भी नहीं लगी। मतलब क्या बचपन की जो बात करो ना, सच्ची मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आनंद का जीवन था, आज के बचपन में वो आनंद नहीं है। घी बुरा खाना, वो अपना शक्कर खानी और हलवा खाना, खीर खानी, यही बस आनंद था। पढ़ाई तो स्कूल तक थी, आया बस्ता रख दिया, घर आके कोई होमवर्क नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था। वैसे मैं अपने स्कूल में अपनी क्लास का मॉनिटर रहा, पहली क्लास से। पढ़ाई में होशियार था तो हमेशा मॉनिटर रहा। तो मेरे को ना स्कूल में दिक्कत आई, ना कहीं चांटा पड़ा, ना उस टाइम मास्टर बहुत मारते थे, किसी ने नहीं मारा मेरे को, कोई गलती नहीं कर रही। और यहाँ जब कुरुक्षेत्र में 7वीं में आया
छठी करके 63 में हम यहाँ आए। तो 1 साल बहुत दिक्कत रही। शहर के बच्चों ने ना मेरे को टिकने नहीं दिया, कि हमारी वही बोलबानी के बात है, भाई न्यू किस तरह न्यू किस तरह, वो बड़ी हंसी करते थे। मास्टर जी ने भी, जो हमारा क्लास टीचर, उसने मेरा नाम चौधरी रख दिया। मतलब इतनी हंसी आती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई मैथ का क्वेश्चन लिखा ब्लैक बोर्ड पे, पूछा भी, हाँ अब किसी को आया नहीं। मैं बड़ा हैरान, इतना आसान सवाल है ये, फिर भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि तो किसी को आता है हाथ खड़ा करो, मैंने हाथ खड़ा, आगे आ जाओ, आता है तेरे को? हाँ, किस तरह करेगा? मैं बस न्यू करके न्यू कर दो, न्यू आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। अच्छा करके दिखा, मैंने कर दिया, तो उन्होंने मेरा नाम चौधरी रख दिया। न्यू करके न्यू करेगा, वो आ जाएगा। तो उसके बाद वो जब तक रहा मैं उसको मेरे को चौधरी कहते रहे। तो बचपन तो मजे में गुजरा अपना। एक चीज मेरे मन में है, वैसे तो हमारा कभी जिक्र नहीं हुआ, आपसे मिलना तो रहता है, लेकिन आज पूछ ही लेते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में कभी सोचा आपने, राजनीति के बारे में? देखो, राजनीति सक्रिय रूप से आने के बारे में नहीं सोचा कि खुद इलेक्शन लड़ो। हाँ, लड़वाने का शौक बहुत रहा। किंग मेकर की भूमिका मैंने खूब निभाई, और मैं ज़्यादा नहीं कहता, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। बहुत टाइम तक ऐसा भी रहा कि जिस पे हाथ रखा वही एमएलए बना, जिससे हाथ उठा लिया एमएलए नहीं बना। फिर वो किंग मेकर की भूमिका में, और हमारे परिवार की भूमिका आज भी है। आज भी लोग हमें किंग मेकर के रूप में जानते हैं। लेकिन राजनीति में आने की इच्छा नहीं हुई कभी, क्योंकि मैंने इसको कोई बहुत अच्छा साधन नहीं माना जीवन का। दलदल है, स्वाभिमान को गिरवी रखना पड़ता है, पार्टी की लाइन पे चलना पड़ता है। मेरे मन में कोई ये करो पार्टी का, नहीं ये नहीं करना, मैं नहीं कर सकता उसको। और ये हो नहीं सकता कि हम रहें तो एक पार्टी में और पॉलिसी दूसरे अडॉप्ट करें। तो इसलिए मैं सक्रिय राजनीति है आज भी नहीं सोचता। कई लोगों ने बहुत कहा, मैंने कहा नहीं, सक्रिय राजनीति में नहीं। एक गांव से निकल के शहर तक का आपने सफ़र, और खूब शानदार सफ़र। कॉलेज का जो टाइम है, सारी मिक्स बातें लेके चल रहा हूँ। कॉलेज का टाइम, ये तो आपने एक शॉर्ट में बता दिया कि मेरे पास स्कूटर होता था, लेकिन आप कुछ उदाहरण बताएं, कुछ चीज़ें वो बताएं। आपने कहा एक हिसाब से आज के समय में देसी टाइम कहेंगे टोर एक होते मज़ेदार थे। घटना बताता जी हूँ। प्लीज़। अभी 3 साल पहले की बात है, मैं एक मैरिज पार्टी में था। तो एक आदमी ने मेरे को दूर से देख के आया, मेरे को देख हंसता हुआ आ रहा। आज मैं कुर्ता पजामा डालता हूँ, तो मैंने ऐसे देखा कि ना कोई सब्जी वगैरह शायद गिर गई होगी। देखा नहीं, वो मेरी तरफ फिर आ रहा, हंसता हुआ रहा, मेरे को सामने आ गया बिल्कुल। कहता है, सिंगला जी नमस्ते, मेरे को पहचाना? मैं कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, आपको पहचान हो जाएगी मेरे क्या। एक लड़का, जब मैं सारी उम्र लाइब्रेरी में रहा, एक लड़का मेरे पास ऐसा आता था जो एग्ज़ाम के दिनों में मॉर्निंग में आता था और दूसरी मंजिल की लास्ट वाली चेयर पे बैठता था, जबकि बाकी लड़के ना शुरू में फ्रंट पे बैठते थे, भी आएंगी लड़कियां देख के खुश हो के चले जाते। एक लड़का ऐसा आता था जो दूसरी मंजिल पे लास्ट वाली कुर्सी पे बैठता था। आप बता सकते हो कौन था? मैंने कहा बता तो दूंगा, पर आप कैसे जानते हो उस लड़के को? कहते उन दिनों में लाइब्रेरियन था, और मैं 10 बजे तक, 10 बजे लाइब्रेरी बंद, मैं कहता है भाई उठ ले, मैंने घर जाने, मेरे बच्चे रो रहे होंगे, मैंने उठना है। तो मैंने कहा आपने पहचाना कैसे? कहता मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा लड़का आज तक नहीं आया जो इतना सीरियसली पढ़ाई करता हो कि मेरे को उठाना पड़ता हो, और लास्ट वाली कुर्सी पे बैठ के पढ़ने के लिए। उसको कुछ नहीं, अगर जाना है बीच में तो मद्रासी डोसे की दुकान थी, उस पर डोसा खा के आता था, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाता था। तो मैं, मतलब लोग मेरे बारे में जब उसने ये कहा तो मेरे को इतनी हैरानी हुई, क्या मैं वाकई इतना पढ़ता था एग्ज़ाम डेज में? बाकी दिन तो मेरे को टाइम नहीं लगा। तो एक मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो मेरे को कभी भूलती नहीं। इसका मतलब मैं वाकई पढ़ा हूँ, कुछ दिनों में सीरियस पढ़ाई की है। आज के समय में जो लोग हैं वो सब कुछ जोड़ने में लगे हुए हैं, संसाधन है, पैसा है, सब कुछ, लेकिन आपका परिवार है वो लुटाने में लगा हुआ है। इसके बारे में आप ये बताओ, जब कोई पैदा होता है तो क्या लेके आता है? खाली लेके है, आता है, खाली हाथ, और जब जाता है तो खाली है। लेके जाता है। ऐसे कोई करेंसी बनी है कि यहाँ की वहाँ जाके हमें बैलेंस मिल जाएगा? बनी है कोई? एक ही करेंसी है कि आप जो अच्छे काम करते हो ना, वो आपको रीपे होते हैं ऊपर। तो ना लेके आए ना लेके जाना, तो बीच का जो सफ़र है उसमें तो मज़े करो। अरे कुछ ऐसा कर जो यार लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाओ।
हमारे लोग भी कहे, हमारे परिवार वाले भी कहे, हमारे बच्चे भी कहे, समाज भी कहे, यार वो इतना कर गया, जो जो पैसे जोड़ के गया, वैसे ज़्यादा फायदे कैसे रहेगा वो? उन्हें तो कोई दान पुण्य किया ही नहीं और छोड़ यहीं गया, या तो ले जाता। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ, भाई लगता है तेरा परमात्मा से एग्रीमेंट हो गया, तो लेके जाएगा भाई, तो जैसे पैसे जोड़ रहा है ना, भाई धर्म कर्म में लगाने नहीं, तो तेरा एग्रीमेंट हो गया। भाई मेरा तो एग्रीमेंट है नहीं, मेरे को तो उसने कहा था भाई जब तू पैदा हो गया था ना, उसी हालत में वापस जाएगा। तो बीच की गेम जितनी अच्छी खेल सकता है एक प्लेयर, ग्राउंड पे आता है ना, तो उसकी वाह वाह कब होती है, कब गेम में पूरा खो जाता है। और क्रिकेट में जाएगा तो चौके छक्के वालों को वाह वाह वाह, और एक आदमी आया ठुक 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 करता रहा, और रन भी 5 बने और विकेट भी उड़ गई बाद में 1.5 घंटे बाद, तो उसको क्या कहेंगे लोग? तो मैं हमेशा ना ये चाहता हूँ कि मेरा नाम ना उनमें आए, और 2020 वाले प्लेयर में आया, दबा दब लगाया, जगह जगह वो गया वो गया वो गया, बाद में गए भाई गेम तो उसकी वजह से जीती हमने। तो मेरी इच्छा रहती है कि मेरा नाम उनमें से आए, तो इसलिए मेरे को पैसे जोड़ने की इच्छा नहीं होती ना। हमारे परिवार में रीत रही, हमारे परिवार में ये कभी नहीं रहा, हमेशा कहते रहो। मैंने आपको बताया 2-3 बार, बार कहना अच्छा लगता, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन्हीं की परिपाटी में चलता हूँ, हमें जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और प्रभु की कृपा से बहुत है, जो हमारे संगी साथी मेरे साथ बिजनेस में आए थे उनसे कई ज़्यादा है हमारे पास, फिर क्या नुकसान क्या रहा? तो क्यों ना इस रास्ते पे चला जाए, इसलिए इस रास्ते पे। आपकी जीवन की सारी चीज़ें आपने बताई कि आप डिप्रेशन में गए और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी संभाली, कभी भी पीछे नहीं हटे किसी चीज़ से, और उसके बाद भी मैं बार बार उम्र का वो जिक्र इसलिए करता हूँ कि आज ज़्यादा तो नहीं होगी मेरी नहीं उम्र नहीं कुछ? ज़्यादा नहीं होगी। आजकल के जो 20 आपकी 20 बात साल सुन के लगता है कि आपको ये हो रहा है कि बहुत मोटा हो गया, जाना चाहिए अब इसको। मैं कहना चाह रहा था सर कि जो 20 साल के यंग एज के गजब वाला डिप्रेशन ले रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन है, कोई लड़की दोस्त नाराज होगी उसे नहीं सह पाते। आप खुद भी सर न्यूज़ में इस तरह की। देखो मैं आपको बताऊं अनिल भाई, आपकी उम्र का नहीं कह सकता, लेकिन जो आदमी हमेशा दूसरों के दुख में दुखी रहेगा और दूसरों की खुशी में खुश रहेगा, वो कभी डिप्रेशन नहीं होगा। आप एक बात सुन लो कि अगर दुख को आपने किसी के बांट लिया ना, आप परमात्मा आपके चेहरे पे नूर देगा। और आपने किसी खुशी में ना डांस कर लिया, मस्ती कर ली, तो भाई आपकी खुशी नहीं है, मेरी भी खुशी यही है। आपका दुख नहीं है, मेरा भी दुख है। तो आपके अंदर वो जो शांति आएगी ना, वो जो परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद आएगा ना, वो आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। हमेशा ऊपर वाला कहेगा अरे यार इतना बड़ा बंदा है, इतना बढ़िया बंदा है, तो ये बेचारा उसके वो दुखी हुआ उसके साथ दुखी था, वो सुखी हुआ उसके साथ वो डांस कर रहा था। तो मेरी ये रीति है कि हमेशा कभी ये ना सोचो कि मैं जो हूँ मेरी वजह से हूँ, मैं जो हूँ समाज की वजह से हूँ। आज अगर शहर में कोई भी ना रहे, मेरे को अकेले को छोड़ दे, लाखों करोड़ रुपये मेरे को दे दे, कोठी कार बंगला शहर हो, तो क्या मैं सुखी रहूँगा? तो मेरे को बनाने में जितना हाथ मेरे माँ बाप का है उतना हमारे समाज का भी है। तो समाज को अगर हम वापस करेंगे ना, उसको उसका लोन जो है ना, ऋण जो है उसको रीपे करेंगे ना, तो बदले में आपको खुशी आएगी। और एक और बात याद रखना, आपकी छोटी उम्र है, आप किसी का सम्मान करोगे ना, वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगी। अगर आप किसी की बेइज्जती करोगे ना, वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगी। साइंस भी कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन मैं कहता हूँ गलत है, एवरी एक्शन गॉट मैनीफोल्ड रिएक्शन। आप किसी के ना एक बारी गिरे हुए को बाजू से उठा के देख लो एक बारी, वो कितनी दुआएं देगा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, ये मैनीफोल्ड है। तो बस इसी नीति में चलो, मजा में खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। और आपकी उम्र है, अभी आपको बहुत सीखने को मिलेगा। हमारी तो उम्र आपने कह दिया ज़्यादा हो रही है, नहीं हम तो चलने की तैयारी में है। आप अभी तो बहुत लंबा और बहुत कुछ सिखाना है सोसाइटी को, और बहुत शानदार मैसेज। एक एपिसोड में सब बातें पूरी होना संभव भी नहीं है, और सर ने बहुत ही शानदार मैसेज दिया कि जब आप समाज की चीज़ें अपनी चीज़ें समझोगे, समाज की खुशी अपनी खुशी समझोगे, और समाज पे जब भी दुख पड़ेगा उसे अपना समझोगे, तो ये चीज़ें गायब हो जाएंगी, ये रहेंगी ही नहीं, बिल्कुल हट जाएंगी। और हमने सर से भी सामाजिक कार्यों के बारे में बात की, और बात की उनकी साहित्यिक। तो अगले एपिसोड में हम सर के साहित्यिक जीवन के बारे में जो उन्होंने बताया विस्तार से बात करेंगे।
आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ये संदेश बहुत सारे बहुत लोगों को बहुत प्रेरणा देगा।